इंदिरा गांधी को हाथी पर चढ़ के बिहार आना पड़ा था। उस नरसंहार में मुखिया जी ने नारा दिया कि सोना बेचो, लोहा खरीदो। हाँ, हथियार उठ जाए उसका दमन सिर्फ और सिर्फ हथियार से हो सकता है। आप हाथ जोड़कर उसका दमन नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर मुखिया एक नाम है बिहार में, जब भी आता है लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं। एक बार फिर ये नाम गूंजेगा पटना में 1 जून 2023 को। और ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो 11वीं उनकी शहादत दिवस पे हो रहा है। जैसे पता है कि 11 साल पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। ये कार्यक्रम जो हो रहा है, आयोजक हमारे साथ है, राजीव रंजन जी हैं, अमृतांशु वत्स जी हैं। हमारे साथ एक पोस्टर है हमारे हाथ में, आप देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत इस बात से, मुखिया एक युग पुरुष क्यों, ये हमारे हाथ में ये पोस्टर है और उसके नीचे 2 संदेश लिखा गया है। शायद एक कोड वर्ड है 1977 और उस लेख से लेकर के 2001 बेलछी और मियाँपुर, और उसके नीचे फिर 2001 और ये 2003। अमृतांशु जी, ये 77 से लेकर 2001 बेलछी और मियाँपुर, इस कोड वर्ड को जरा डिकोड कीजिएगा। देखिए, इसमें साफ लिखा है कि मुखिया एक युग पुरुष क्यों। इसका 2 शब्दों में अगर आप इसको संक्षिप्त में बताना चाहें तो बेलछी 1977 में एक नरसंहार हुआ था। बेलछी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बेलछी एक गांव पड़ता है, वहाँ पहला नरसंहार हुआ बिहार का, जिसमें अगर आप लोगों को याद होगा कि इंदिरा गांधी को हाथी पर चढ़ के बिहार आना पड़ा था उस नरसंहार में, क्योंकि पहला देश में इस तरह का पहला नरसंहार था आज़ादी के बाद। तो इंदिरा गांधी वहाँ पहुँची थी बेलछी, जाने की सुविधा नहीं थी, पानी बहुत ज़्यादा हुआ करता था नदी में, तो हाथी पर चढ़ के वहाँ पहुँची थी। 2001 अंतिम नरसंहार बिहार का हुआ, मियाँपुर नरसंहार, जिसके बाद बैलेंस ऑफ टेरर उसको कहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। उसके बाद बिहार में शांति बसर गई। आज तक दूसरा कभी नरसंहार नहीं हुआ। 1977 से 2001 तक का एक माहौल जो मुखिया जी ने संभाला। देखिए, 77 वाला नरसंहार जो हम लोग के ऊपर आता है कि सवर्णों ने किया या फिर सामंतियों ने किया, लगातार इस तरीके का आडंबर बनाया जाता है अर्बन नक्सल्स द्वारा कि उनके द्वारा हम प्रताड़ित थे, जिस वजह से नक्सलिज्म तैयार हुआ, ये हुआ वो हुआ। 77 में रणवीर सेना नहीं बनी थी। रणवीर सेना कब बनी? 94 में। कितने सालों का फर्क है इसमें? लगभग 30 वर्षों का, ठीक है, 20 वर्षों का। अब बताइए कि 20 वर्षों के फर्क में हम 20 वर्षों से नक्सल झेल रहे थे, क्योंकि 74 में नक्सल जब एकवारी आया और एकवारी भोजपुर को त्रस्त जब करने लगा, उस वक्त तक नरसंहारें नहीं हुई थी। 77 में पहला नरसंहार किसके बीच में? कुर्मी भाई और पासवान भाई के बीच में। 2001 अंतिम नरसंहार मियाँपुर, और मियाँपुर जो मुखिया जी ने अंतिम जो बिहार को बैलेंस ऑफ पावर देने के बाद 2001 से 2023 आज जो शांति का माहौल आप देख रहे हैं, इसके बाद एक भी बड़ा नरसंहार नहीं हुआ। ये मुखिया जी की देन थे। तो आप इससे डिसाइड कर सकते हैं कि वो उस समय का माहौल कैसा था और मुखिया जी के इस मामले में एंट्री करने के बाद एक माहौल कैसा बना जी। ये दोनों डिकोडेशन इस पत्र का है। बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने बड़े बड़े कैमरे लेकर के एक अलग डिकोड किया है और आप एक अलग डिकोड कर रहे हैं। हमने आपको सच्चाई से वाकिफ कराया है। 77 का बेलछी हमने नहीं किया जी। 87 का दलेलचक बघौरा हमने नहीं किया। 92 का 12 हमने नहीं किया। 92 के बाद 94 में ऐसी क्या समय आया कि इतना नरसंहार झेलने के बाद आखिर 94 में ही क्यों मुखिया जी की एंट्री हुई जी। तो पहले नक्सलिज्म से प्रताड़ित पीड़ित इतने लोग हो गए, 20 सालों तक उसको झेला, जब कोई विकल्प नहीं मिला तब एक आसरा बंधा, मुखिया जी ने कमान संभाली। और देखिए कि आप इसको जातिवाद का बात करते हैं, इस संगठन में हर जाति का समर्थन मिला, यहाँ तक कि यादवों का भी समर्थन मिला था। प्रताड़ित तो सब थे, झंडा तो जो भी जमींदार था उनके खेतों में शुरुआत में गाड़ दिया जा रहा था। आप ये देखिए कि तो फिर जातिवाद से जोड़ा ही इसको 90 में गया, और 87 में दलेलचक बघौरा जो हुआ था वो तो राजपूतों का सबसे बड़ा नरसंहार था, राजपूत भाइयों का। उसके बाद शंकर बिहार, नारायणपुर, बाथे जैसे नरसंहार आपको देखने को मिले, क्योंकि हम जब 20 सालों से नरसंहार झेल रहे थे तो कोई हवा हमारी नहीं बन रही थी, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब उनको प्रतिकार में उन्हीं के अब लहजे में जवाब दिया जाने लगा, तो यहाँ से लेकर के यूएन तक बातें शुरू हो गई, यूनाइटेड नेशंस में हाहाकार मच गया, हर जगह ह्यूमन राइट्स की बातें करी जाने लगी। तो मतलब एक तरफा गेम खेलिएगा। तो मुखिया जी ने भी प्रतिकार का उत्तर प्रतिकार दिया। और देख लीजिए, उन्होंने पहले चलते चलते में एक इंटरव्यू में कहा था कि जहाँ हथियार उठ जाए उसका दमन सिर्फ और सिर्फ हथियार से हो सकता है। आप हाथ जोड़कर उसका दमन नहीं कर सकते हैं, अन्यथा 12 और सिनारी होते रहेगा। और देखिए, उन्होंने जिस लहजे में उनको जवाब दिया, उसका आपको परिणाम मिला कि मियाँपुर के बाद आपको कोई नरसंहार नहीं मिला। सरकार जिसमें असक्षम हो जाती है, आदमी हथियार कब उठाता है?
क्या ज़रूरत थी उन किसानों को, जिन किसानों के पास खेत जोतने के लिए पैसा नहीं बचा था जब नक्सलों ने झंडा गाड़ दिया था? क्या ज़रूरत था उनको कि वो अपना सोना बेचकर, गहना बेचकर, बेटियों की शादियां रोककर और हथियार खरीदेंगे? समय की मांग थी, लोगों ने उस समय की मांग को समझा। मुखिया जी ने नारा दिया कि सोना बेचो, लोहा खरीदो, और उसके बाद किसान एकजुट हुए, प्रतिकारात्मक क्षमता बढ़ी, प्रतिकार हुआ और बिहार में शांति आई। बात करें शहादत दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उससे पहले एक लाइन में आप पूछेंगे, चूँकि भूमिहार के यूथ के नए रोल मॉडल हैं अमृतांशु वत्स, ब्रह्मेश्वर मुखिया को क्या मानते हैं? एक शब्द में बताइए। कलयुग का परशुराम। आप कहते हैं आपके कलयुग के भगवान हैं, लेकिन आपके ही वोट से जो जीत के जाते हैं, या तो वो ट्वीट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और अगर हिम्मत जुटा भी लेते हैं तो बरबस तुरंत डिलीट करना पड़ता है। क्या कहिएगा? एक बात समझ लीजिए, जो लोग हमारा समाज का अब नाम नहीं लेगा वो नेता नहीं बनेगा। और एक नेक्स्ट बात और कहूँगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब जो मेहनत करेगा वो सरकार चलाएगा, उसका नाम होगा। बस साफ शब्दों में हम लोग का काम करने का पीछे यही है कि जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, जो मंच पे नाम मेरा नहीं लेगा, उसका हम कभी कोई काम नहीं करने जा रहे हैं, उसको समाज से निकाल कर फेंक देंगे। कार्यक्रम का कहीं कोई राजनीतिक संदेश तो नहीं है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन सामने है? नहीं, कोई संदेश नहीं है। देखिए 11वां साल है, एक दशक बीत गया मुखिया जी को शहीद हुए, और आज से 3-4 साल पहले ही ये संगठन ने फैसला लिया था कि 11वां शहादत दिवस राजधानी में मनाना चाहिए, क्योंकि आज से ठीक 10 वर्ष पहले 1 जून 2012 को राजधानी एक बार आपका प्रभुत्व देखी थी, और अब फिर एक बार समय वैसा ही आ गया है। उसी मुखिया जी के लिए दोबारा से राजधानी एक बार फिर से देखेगी। और जितना राजीव भाई ने बताया कि उस दिन क्या होना है, आपने पूछा था कि क्या होना है, उस दिन उन शहीदों, तमाम शहीदों को जो उस दिन मुखिया जी के इस बड़े महायज्ञ में शहीद हुए हैं, आहुति बने हैं, उनके परिवारों को, उनको शहादत दी जाएगी, शहादत श्रद्धांजलि रूप में दी जाएगी, सबको दी जाएगी। और मेन मकसद हम लोग का यही है कि वो परिवार ये ना समझे कि समाज हमें छोड़ दिया। जब हमने लड़ाई लड़ी, हमने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस समाज पर, उसके बाद समाज अपना काम निकलते हमें भूल गया। इसीलिए खासकर ये बापू सभागार में आयोजन किया गया है कि उन तमाम परिवारों को बुलाया जाएगा, आपको उनसे परिचय कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा, उनको भी ये बात समझ में आना चाहिए कि समाज हमें भूला नहीं है, और समाज को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने आपके लिए शहादत दी है, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनका इज्जत होना चाहिए, उनके परिवारों को आपको इज्जत देनी चाहिए। और उसके बाद मुखिया जी के बारे में, उस समय के बारे में, और अभी का जो परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में नवयुवकों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। उस समय के काफ़ी लोगों से उन लोगों को सीखने समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग अनभिज्ञ रह गए हैं, जो 2000 के बाद के लोग हैं, यंग जनरेशन है जो 94-95 में आए ही हैं, वो लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं। उत्तर बिहार काफ़ी अनभिज्ञ रहा। तो हमने जो मुहिम शुरू की थी 2019 में, उसमें बहुत सफलता मिली, और हो सकता है 1 जून के बाद कुछ ज़्यादा सफलता मिले, और लोग संघर्ष को समझें, अपने पूर्वजों के बलिदान को समझें, और अपने वर्ग को समझें। उस दिन किसान और मजदूर दोनों दिखाई देंगे वहाँ पर। मिलाकर के 1 जून को जो है वो बड़ा कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। एक बार फिर भूमिहार का जुटान होगा, और जुटान तो खैर कई बार हुआ है, लेकिन इस बार जो जुटान होगा वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पर होगा, और ये बड़ा ऐतिहासिक होगा। शायद जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति के लिए भी ये एक तरीके से बहुत बड़ी दिशा होगी। शायद राजनीति भी खुद को बैठ करके, जो राजनीतिक पंडित हैं उनको भी कुछ 2-4 रात जगना पड़ेगा। राजनीति हुई है बिहार में, लेकिन जड़ा बाबा के नाम पर भी एक बार राजनीति होकर देंगे। लेकिन बाबा के नाम पर सबसे बड़ी चीज़ है कि राजनीति हो ही नहीं सकती है। यहाँ तक कि राजनीतिक लोगों को भी ट्वीट डिलीट कर देना पड़ता है। तो बाबा के नाम पर राजनीति कोई कर ही नहीं सकता है, उसको गुद्दा चाहिए। बाबा का नाम लेने के लिए किसी पॉलिटिशियन को गुद्दा चाहिए। और हम जानते हैं कि बिहार में शायद 1-2% वैसे पॉलिटिशियन हैं जो खुलकर बाबा का नाम ले सकते हैं, जैसे आपके हमारे भीष्म पितामह कहे जाते हैं डॉक्टर CP ठाकुर। और एक हाल फिलहाल में चंदन सिंह नवादा सांसद जो हैं, उनके अलावा हमने शायद ही किसी बड़े दिग्गज को देखा है कि मुखिया जी का खुलकर नाम ले सके। नहीं तो 2 घंटे में ट्वीट डिलीट करते हुए देखा है हमने, प्रेशर में आकर। तो एक कहावत है, जब आँच आए उसूल पे तो टकराना जरूरी है। हाँ। लोग पढ़ लेते हैं लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुल मिला के कार्यक्रम के लिए क्या कहिएगा? कार्यक्रम के लिए सबसे तो हम कहेंगे, लोग जितने लोग हैं, अगर ब्रह्मेश्वर से अगर थोड़ा सा भी उनको लगाव है और उनको जानते हैं, तो ये सभागार तक जरूर पहुँच। ये 11 साल में एक बार, अब की बार बाबू सभागार, 11 साल में एक बार, अब की बार बाबू सभागार।
हमने तो कहा यही हमारा नारा है कि 31 वर्ष मुखिया जी ने इस समाज को दिया है, आप एक दिन उनके लिए निकालिए, बस एक दिन उनके और आप देखिएगा कि एक दिन लोग निकालेंगे, जबकि उस दिन बहुत ज़्यादा लगन है, फिर भी लोग तैयार हैं। अब बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, हर जिले से, हर जगह से आ रहे हैं। बिहार के अलावा दूसरे राज्य से भी आ रहे हैं, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बाजीराव पेशवा के प्रपौत्र जो हैं, वो भी प्रभाकर बाजीराव पेशवा, जो झांसी की रानी के भतीजे लगते हैं, वो भी आ रहे हैं। वो खुद आ रहे हैं। और वो खुद उन्होंने हमें फ़ोन करके कहा कि नाशू जी आप तो नहीं आ पाए थे, लेकिन मुखिया जी से बड़ा पेशवा कौन था, हम तो जरूर ब्रह्मर्षि कुलभूषण रहे हैं और हम खुद आएंगे वहाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको महाराष्ट्र से लोग, चर्चा आपकी महाराष्ट्र तक है, और बिहार के लोग अगर अछूते हैं मुखिया जी से, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। दुख का विषय क्या हो ये सकता है? बड़ा महाजुटान हो रहा है और एक बड़ी जो है वो करवट लेगी राजनीति फिर से। तो जो लोगों को लगता है कि एक बार ज़रा देखना चाहिए, चाहे आप प्रशंसा करें या विरोध करें, दोनों में आपका स्वागत है।